वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड यूनिट सेकंड का जो है। पहले हमने पढ़ा था डिमांड क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उनकी हम यानी हमारी लाइफ में डिमांड होती है, इसके को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड कम होती है, अगर चीज़ों की कीमतें कम होती है तो डिमांड बढ़ते जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट law of demand states that when price fall, the demand for good rises, or when the price of good rises, the demand for that good falls। कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल जो इकोनॉमिस्ट है, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट जो था, वो कहता था लॉ ऑफ डिमांड एज डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। उसने लिखा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, the demand increases with the rise in price and demand decreases with the demand increases with the fall in price, with the fall in prices, and demand decreases with a rise in price। ये प्रोफेसर मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन है कि चीज़ों की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, प्रोफेसर सैमुअलसन ने क्या डेफिनेशन दी है कि लोग जब कीमत कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और कीमत जब बढ़ जाती है तो लोग कम खरीदते हैं। People will buy more at
less prices, less price and vice versa. Vice versa means कि अगर कीमत घटेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, अगर कीमत बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे। ये डिफरेंट डेफिनेशन जो है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स में जो दी हैं, लेकिन सबका मतलब जो एक ही है कि लाभ डिमांड क्या है कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब चीज़ों की कीमत कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसकी एक एग्जाम्पल से हम आपको बताना चाहेंगे। एक हम डिमांड शेड्यूल लेते हैं। मान लो प्राइस रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो कोई गुड एक्स है, गुड एक्स, मानो अगर प्राइस 5 रुपये है तो हम मान के चलते हैं डिमांड आ गई 1 यूनिट। अगर प्राइस 5 रुपये है तो डिमांड 1 यूनिट। इसी तरह से अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, मान लो ये 4 यूनिट्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस 3 रुपये हो जाती है तो डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स। इसी तरह से अगर प्राइस और कम हो जाती है तो डिमांड फिर बढ़ते जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगी तो गुड की डिमांड जो बढ़ते जाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक बन गया डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आपने पढ़ा है कि जो अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, अगर उसको हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो ये आगे हमारे पास एक डिमांड शेड्यूल, या इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम मानते हैं कि किसी चीज़ की कीमत जो है, यहाँ पे हम मान लेते हैं चॉकलेट ले लिया हमने, उस चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपये है तो उसकी डिमांड होगी 1 यूनिट। अगर उसी चॉकलेट की कीमत कम हो जाती है 4 रुपये तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है 2 रुपये। अगर चॉकलेट की कीमत 3 रुपये हो जाती है तो उसकी डिमांड और बढ़ते जाएगी, 3 यूनिट्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर और चॉकलेट सस्ता मिले, 2 रुपये में मिलेगा, तो चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, 4 यूनिट्स दे देंगे। इसी तरह से अगर और कीमत चॉकलेट की कम होते जाएगी तो डिमांड चॉकलेट की बढ़ते जाएगी, तो 5 यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। ये आ गया लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड, या देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी की चीज कम हो रही है। यहाँ पर प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, या इसको इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, नेगेटिव
रिलेशन। कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। ऐसे ही डिमांड शेड्यूल को हमें डिमांड कर्व में भी ड्रा करके बता सकते हैं। मान लो हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5। इसी तरह से वाई एक्सिस पे हमने ले ली प्राइस 1 2 3 4 5। अब इसी का हम ग्राफ ड्रा कर देंगे कि जब प्राइस 5 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1, यानी क्वांटिटी 1 यूनिट, प्राइस इज इक्वल टू 5। ये लोकेशन आ गई हमारी। इसी तरह से जब प्राइस कम हो गई 4 रुपये आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट्स, प्राइस आ गया 4। इसी तरह से व्हेन प्राइस इज ₹3, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 यूनिट्स। सिमिलरली व्हेन प्राइस इज ₹2, क्वांटिटी डिमांडेड इज 4 यूनिट्स। जब प्राइस 1 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 5 यूनिट्स। ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए डिफरेंट प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन। जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व। तो साथ में हमने कहा था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इनवर्स का मतलब हो गया एक चीज बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी यहां से कम होते जाएगी। तो जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो ग्राफ जो है इसका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। द ग्राफ ऑफ द डिमांड कर्व हम बोल सकते हैं सीधे ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, के नीचे की तरफ ये स्लोप करती ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप और ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये डिफरेंट लोकेशन हम ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, यानी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने यूनिट है, जब प्राइस 2 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 4 यूनिट्स। व्हेन प्राइस इज 3 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड इज 3 यूनिट्स। व्हेन प्राइस इज 4, क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 यूनिट्स। एंड व्हेन प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 यूनिट। तो ये आगे इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाभ डिमांड के। इसके बाद इसके कुछ assumption हैं। Assumptions of law of demand। हमने बहुत बार आपसे कहा कि जो भी इकोनॉमिक्स में हम कोई बात करते हैं तो हर एक बात जो एक मान के चलते हैं, assumptions
ऐसी कंडीशन सिचुएशन मान के चलते हैं कि उस कंडीशन में ये लॉ प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज हर एक सिचुएशन पे ये लॉ जो है लागू नहीं होता है। तो इसके पहला assumption क्या है, द price of the related goods do not change, कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस चेंज नहीं होती। दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, या इसको लिख सकते हैं और रिमेन्स फिक्स्ड। इनकम भी जो कंज्यूमर की वो भी चेंज नहीं होती है, वो भी फिक्स है। उसके बाद हम ये भी मान के चलते हैं कि टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, कि कंज्यूमर की जो टेस्ट है या हैबिट है वो भी इस पीरियड में नहीं बदलते। उसके बाद आता है नंबर 4, नो चेंज इन प्राइस और डिमांड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इसकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी या डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये लॉ ऑफ डिमांड जो है इंप्लीमेंट होता है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड does not apply, उनको हम बोलते हैं exceptions to the law of demand। Exceptions to the law of demand। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता है। नंबर 1, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड जो लागू नहीं होता है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स के लिए कम होते जाती है। वो इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स की तरफ उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो पहले तो मैंने बताया था इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती है, यानी ऐसी गुड्स जिनकी मार्केट में डिमांड कम होती है या ज्यादातर पुअर कंज्यूमर ही इसकी डिमांड करता है। गुजारा जिससे करने के लिए गुजारा किया करते हैं हम, यानी पुअर कंज्यूमर के लिए इंफीरियर गुड्स है। दूसरा आ गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हो गया अगर कंज्यूमर को ये नहीं पता है कि मार्केट में प्राइस कम हुई है ज्यादा हुई है, अगर इसका नॉलेज नहीं है तो उसमें भी ये लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर कंज्यूमर को पता है कि किसी कोई चीज बाजार में सस्ती है तो जाके उसकी ज्यादा खरीदता है, ज्यादा क्वांटिटी उसकी खरीदता है। तो जिसको प्राइस का पता ही नहीं है तो वो इग्नोरेंस, जिसकी जानकारी नहीं है मार्केट की, उस सूरत में भी ये जो लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता है।
नंबर 3, चेंज इन फैशन। फैशन के वक्त अगर कोई अचानक से कोई फैशन में अगर तब्दीली आती है तो उस सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है नंबर 4, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज अगर यानी जो हमें बेसिक चीजें हमारी हैं जो बहुत जरूरी जिंदा रहने के लिए, अगर उनकी कोई कीमत कम होती है या डिमांड उनकी ज्यादा होती है, उस सूरत में इसका लॉ ऑफ डिमांड इसके ऊपर लागू नहीं होता है। क्या अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है साग जो है नमक की कीमत 100 रुपये किलो हो गई है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि नमक जो घर में जरूरी आइटम है, बेसिक नीड चीज है, उसको पूरा करना ही करना है, तो इसलिए वो लॉ ऑफ डिमांड उस पर असर यानी लागू नहीं होता नेसेसिटी। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जंग हो सकती है तो उस वक्त भी लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत सारे लोग जो है कोई कंज्यूमर गुड्स कोई और दूसरा सामान जो है ज्यादा से ज्यादा डाउन करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ज्यादा देर है, या गवर्नमेंट का काम है या आदमी का काम है कि ज्यादा से ज्यादा मिशन को इकट्ठा करना, तो ऐसी सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड पे लागू नहीं होता है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, चेंज इन वेदर। अगर मौसम भी अचानक बदल जाता है तो डिमांड भी एकदम से बदल जाती है, इसलिए ये भी जो मौसम जो है चेंज इन मौसम में जो तब्दीली है वो भी लॉ ऑफ डिमांड में लागू नहीं होती है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ फेथ इन क्वालिटी। अगर कंज्यूमर को लगता है कि जो ये आजकल जो सब बाजार में जो उसकी पसंद की चीजें मांग और सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसको एतबार नहीं रहा कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं, तो वो भी उस चीज की ज्यादा डिमांड नहीं करेगा। चाहे 10 रुपए किलो में अगर सब्जी मिल रही है 5 में मिलेगी, उसको उसकी तरफ नहीं जाएगा, उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है, अगर इस्तेमाल करूंगा तो मेरी सेहत खराब हो सकती है, यानी उसका फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये इसके बहुत सारे कुछ ये थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद आता है इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन डिमांड, जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक ये थैंक यू।